जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 14वां वीडियो है और आज का टॉपिक है कंपनी शासन की आर्थिक नीतियाँ, जिसे हम लोग दो भागों में बांट कर देखेंगे। पहले भाग की शुरुआत होती है 1600 AD से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश के साथ पहले भाग की शुरुआत होती है। पहले भाग 1600 AD से लेकर 1765 AD के बीच में होता है तथा दूसरा भाग 1765 से लेकर 1857 AD के बीच में होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी शासन की आर्थिक नीतियाँ क्या थी, उसके बाद हम लोग इन दोनों भागों को बांट कर पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बनकर भारत आई हुई थी। शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है तो व्यापारी के रूप में आती है, बाद में धीरे धीरे सत्ता का बागडोर संभालते चली जाती है। हम लोग देखते हैं कि बक्सर का युद्ध जो होता है उसके बाद से कंपनी को दीवानी और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने लगे थे और धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार पूरे भारत में होने लगा था। इस समय तक इंग्लैंड में हम लोग देखेंगे कि 1750 AD के आसपास इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। यहाँ पर नई नई खोजें होने लगी थी और मशीनों से सरप्लस उत्पादन होने लगा था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और नई वस्तुओं का उत्पादन होने लगा था। इस वजह से ये नई नई वस्तुओं का उत्पादन और सरप्लस उत्पादन के लिए बहुत सारे बाज़ार की ज़रूरत होती है। इस वजह से क्या यूरोपीय राष्ट्र नए नए रास्तों की खोज करने लगे और मौका देखते ही नई नई जगहों की खोज करने के साथ साथ वहाँ पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने लगे थे। उन उपनिवेशवादी राष्ट्रों में इन्होंने, जो इंग्लैंड के लोग थे या यूरोपीय देश थे, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति को रोका, क्योंकि वहाँ से जो भी कच्चा माल उठाया जाता था अपने देश में जो मशीनें थी उसका पेट भरने के लिए यूज किया जाता था। और जो वहाँ से जो सामान का उत्पादन होता था यूरोपीय देशों से, इन देशों में उपनिवेशवाद के शिकार राष्ट्रों में बाजार के रूप में देखकर बाजार के तौर पर इन देशों में छोड़ दिया जाता था। इस वजह से देखेंगे कि हम लोग ये जो उपनिवेशवाद का शिकार देश थे, यूरोपीय देशों ने यहाँ पर औद्योगिक क्रांति नहीं होने दिया। इसके अलावा इन देशों का आर्थिक शोषण भी किया। यहाँ के जो भी उपनिवेशवाद से शिकार राष्ट्र थे वहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वहाँ उनका दोहन किया, क्योंकि यही नेचुरल रिसोर्सेज रॉ मटेरियल का काम करते थे मशीनों के लिए। इसके अलावा वहाँ पे छोटे मोटे उद्योगों को समाप्त करने पर लग गए थे ये यूरोपीय राष्ट्र। इस वजह से देखेंगे कि इन पर दो तरफा मार पड़ती है। सबसे पहला होता है कि उन उपनिवेशवाद के शिकार राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति नहीं होने देते हैं तथा वहाँ पर आर्थिक शोषण करते हैं। इस वजह से देखेंगे कि इन पर दो तरफा मार पड़ता है। उपनिवेशवाद के शिकार देशों से सस्ते कीमत पर कच्चा माल ले जाते हैं और इससे तैयार माल कई गुना दाम पर इसी देश के बाज़ार में बेचते थे। यानी कि यहाँ से रॉ मटेरियल कच्चा माल को लेकर अपने देश में ले जाते थे, वहाँ से इन कच्चा माल का प्रयोग करके बहुत सारा वस्तुओं का उत्पादन करते थे और उन वस्तुओं का उत्पादन इन देशों के बाज़ार में छोड़ देते थे। उपनिवेशवाद के शिकार राष्ट्र जो भी थे उन देश के बाज़ारों में छोड़ देते थे। इससे क्या हुआ कि उपनिवेशवाद के शिकार राष्ट्रों का आर्थिक पतन होने लगा था। हम लोग देखेंगे कि 4 चरणों में कंपनी ने अपने आर्थिक नीतियों को लागू किया। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी के ऊपर सरकार की क्या नीतियाँ थी, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश सरकार की क्या नीति थी, ब्रिटेन की स्थिति कैसी थी, कौन सी आर्थिक नीतियाँ कंपनी ने लागू की, इसके अलावा इन आर्थिक नीतियों का प्रभाव किस तरह भारत पर पड़ा, इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंपनी ने भारत का आधुनिकीकरण की शुरुआत की। तो हम लोग देखेंगे कि भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत में कैसे कैसे की, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, सड़कों का निर्माण हो रहा, पोर्ट का निर्माण हो रहा, रेलवे का विकास हो रहा, संचार का विकास हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 4 चरणों में जो आर्थिक नीतियाँ थी पहले चरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें कंपनी के ऊपर सरकार की नीतियाँ क्या थी, इसको देखने का प्रयास करते हैं। कंपनी के ऊपर सरकार की नीतियों पर नज़र दौड़ाएं तो देखेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप के थी और यूरोपीय देश उस समय पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर चल रहे थे। उन पूंजीवादी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वोत्तम लाभ कमाना। ये शोषक बनकर उभरे और दस्तकारों, किसानों की इन्होंने कोई चिंता नहीं की, इनका खूब शोषण किया गया। उसके बाद देखेंगे कंपनी के अधिकारी भयानक रूप से भ्रष्ट थे। जो भी कंपनी के अधिकारी थे भयानक रूप से भ्रष्ट थे। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्लाइव और हेस्टिंग्स अकुत संपत्ति लेकर इंग्लैंड पहुंचे थे, ये कंपनी के अधिकारी थे। तो इंग्लैंड के लोगों की आंख फटी के फटी रह गई। इस कारण कंपनी के अधिकारी एवं मालिक इंग्लैंड के लोगों के लिए ईर्ष्या के कारण बन गए। इनको नवाब कहा जाने लगा, नवाब बुलाया जाना, इन पर कार्टून बनाया जाने लगा, व्यंग्यात्मक अंदाज में बात किया जाने लगा। देख लीजिए कितनी अकूत संपत्ति भारत से लेकर गए हुए थे।
उसके बाद देखेंगे कंपनी के मालिक ने अधिकारियों को आदेश दिया कि, जो कंपनी के मालिक थे अधिकारियों को आदेश दिया कि अब कंपनी इंग्लैंड से भारत कोई पैसा नहीं भेजेगी, यानी कि आप यहीं से पैसा उगाइए और इंग्लैंड भेजिए, जो भी सामान भेजना है इंग्लैंड भेजिए, यहीं से पैसा कमाकर, यहीं से पैसा कमाइए, यहीं की वस्तु खरीदिए और इंग्लैंड भेजिए। और मुंबई और मद्रास में कंपनी की स्थापना का खर्च बंगाल से निकलेगा, यानी कि मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी का खर्च बंगाल से निकाला जाएगा। इसके लिए बंगाल में ज़बरदस्त किस्म की लूटपाट की गई। इसकी गूंज इंग्लैंड में पहुंची और 1765 से इसकी लूटपाट की शुरुआत हुई और 1773 तक यही स्थिति बनी रही। कंपनी के ऊपर सरकार की नीतियों की बात करें तो देखेंगे कि 1767 एडी में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया कि कंपनी हर वर्ष 4 लाख पाउंड सरकार को देगी। देख लीजिए कितना निर्लज लूट शुरू हो गया था। भ्रष्टाचार के मामलों को देखते हुए सरकार कंपनी पर रेगुलेट करने के लिए 1773 एडी में रेगुलेटिंग एक्ट लाई। कंपनी ने निर्लज लूट छूट शुरू कर दी थी। इस वजह से क्या हुआ कि कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाई, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कंपनी की सभी गतिविधियां सरकार के रडार में आ गई इस एक्ट के अंतर्गत। परंतु यह बहुत बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ा। परंतु फिर पुनः 11 वर्षों के बाद सरकार ने एक और एक्ट लाया, 1784 एडी का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का पीछे उद्देश्य ये रहा कि इसके माध्यम से कंपनी पर पकड़ मजबूत की जाए और इसके माध्यम से कंपनी के ऊपर सरकार की पकड़ मजबूत की जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था। 1783 से लेकर 1801 एडी में यूके के प्रधानमंत्री पिट्स थे, इसलिए इनके नाम पर 1784 में ही एक एक्ट पास किया गया जिसे नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के मामलों को देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल निदेशक मंडल की स्थापना की गई। इसमें 6 कमिश्नर होते थे और 2 कैबिनेट मंत्री भी इसमें थे। कंपनी को नियंत्रण में रखेंगे और ये आवश्यक निर्देश भी देंगे। कंपनी के सिर के ऊपर एक निगरानी समिति बनाएगी, माने कि उसके हेड के ऊपर। भारत में जो गवर्नर जनरल होते थे इनके साथ में परिषद बनाई गई थी। इस काउंसिल के सारे अधिकार दे दिए गए थे कानून बनाने का। उसके बाद तीसरा नंबर का हम इसके अंतर्गत देखें कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत बम्बई और मद्रास बंगाल के अधीन हो गया। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी था वो बंगाल के अधीन हो गया। किस किस मामलों में? सैन्य मामलों में और राजस्व के मामलों में। बंगाल का गवर्नर जनरल सर्वा हो गया। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पूरे भारत पर शासन करेगा, ऐसा नियम बनाया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी ब्रिटिश शासन की नीतियों का शासन का एक मोहरा बन गई, ठीक है ना। और यही 1858 एडी तक इसी एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलते रहा। कंपनी के ऊपर सरकार की नीतियों के अंतर्गत ही एक आता है चार्टर एक्ट 1813 एडी का। इसके तहत कंपनी को व्यापार करने का एक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब दूसरे लोग एवं दूसरी कंपनी व्यापार कर सकती थी। गवर्नर जनरल वास्तविक शासक था। जो हमने देखा था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत परिषद बनाया गया था। अब परिषद में लिए गए निर्णय को भी नहीं मान सकता था गवर्नर जनरल, ठीक है ना। ये रहा कंपनी के ऊपर सरकार की नीति। अब देखते हैं ब्रिटेन की स्थिति क्या थी उस समय। कॉलोनी ब्रिटेन में ही थी, जो कंपनी थी, कॉलोनी नहीं, कंपनी जो थी ब्रिटेन में ही थी। औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व ब्रिटेन ही कर रहा था। उपनिवेशों से बेतहाशा धन मिलते थे। यह धन औद्योगिक क्रांति के लिए स्थितियां एवं उत्पादन की क्षमता बढ़ाया और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी। लेकिन ये जो औद्योगिक क्रांति आई थी, गुलाम राष्ट्रों के शोषण से पैदा हुई औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति के वजह से बहुत सारा उत्पादन बढ़ा तो उसके बहुत सारा लोगों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि हो गई थी, ठीक है ना। और क्योंकि दूसरे देशों में भेजा जा रहा था सामान, उत्पादन बहुत सारा हो रहा था, तो व्यापार के माध्यम से गुलाम राष्ट्रों के शोषण से ये औद्योगिक क्रांति आई हुई थी। सरकार पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होने लगा था। धीरे धीरे देखेंगे कि पूंजीवाद का प्रभाव यूरोपीय देशों में होने लगा था। इस क्रम में देखेंगे सरकार पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होने लगा था। पूंजीपति अपने धन का प्रयोग करके अपने लोगों को संसद भेजती थी। आज भी हमें देखेंगे जिसे हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कहते थे, यानी कि उद्योगपति या पूंजीपति और सांसदों के बीच में, नेताओं के बीच में आपस में तालमेल को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते थे, जो भारत में प्रभाव दिखने लगा है।
पूंजीपति अपने धन का प्रयोग करके अपने लोगों को संसद भेजती थी ताकि सरकार इनकी नीतियों को लागू कर सके। इससे वहाँ के राजा चिंतित होने लगे थे और इस इंडिया के का अधिकार संसद पर न हो जाए, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे थे। इसलिए कंपनी के विरुद्ध में कानून लाए। इसी क्रम में देखेंगे 1830 और 40 AD के बीच में इंग्लैंड में जनसंख्या में बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई, जिससे श्रम आसानी से उपलब्ध होने लगा था। कंपनी शासन की नीतियों के अंतर्गत हम लोग ब्रिटेन की स्थिति को देख रहे थे। इस दौरान देखेंगे कि ब्रिटेन में वैज्ञानिक आविष्कार 1750 से 1775 के बीच में बहुत ज़्यादा हुए थे और 1800 AD के आसपास आते आते मशीनों का प्रयोग होने लगा था, जिससे क्या हुआ कि उत्पादन क्षमता में बेतहाशा वृद्धि हुई। जैसे आप लोगों ने जेम्स वाट, सैमुअल क्रॉम्पटन और कार्टराइट जैसे वैज्ञानिकों का नाम सुना होगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा मशीनों का आविष्कार किया था। इसके बाद देखेंगे मशीनों का पेट भरने के लिए कच्चा माल चाहिए और उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार चाहिए। इन दो चीज़ों को कंपनी और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का आधार बन गई। इससे क्या हुआ कि कम से कम मूल्यों पर कच्चे माल को खरीदिए और उत्पादित वस्तुओं को उनके बाज़ार में उपनिवेशवाद के शिकार राष्ट्र के बाज़ारों में बेचिए। अब देखेंगे इंग्लैंड में सबसे बड़ी क्रांति की जो बात थी वो वस्त्र उद्योग थी। आपने सुना होगा मैनचेस्टर का नाम। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन के तहत वस्त्र उद्योग ही था, क्योंकि वस्त्र एक स्वाभिमान का विषय बन चुका था। अगर स्वाभिमान के विषय के अलावा देखेंगे कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा वस्त्र उद्योग था और इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने के लिए स्वदेशी वस्त्र का प्रयोग करने के लिए आह्वान किया गया था। तो इसलिए वस्त्र उद्योग ही स्वदेशी आंदोलन के तहत लिया गया था। 1813 AD के बाद भारत और ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों के नए युग की शुरुआत की, क्योंकि चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया था। अब आइए देखते हैं कंपनी शासन की आर्थिक नीतियों में मैंने जो बताया था कि 1600 AD से लेकर 1765 और 1765 से 1857 AD के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस रहे हैं उसको देखने का जानते हैं और क्या क्या उसमें प्रावधान रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कि कौन सी आर्थिक नीतियाँ थी जो दो भागों में बटी हुई थी। भाग एक में समय काल को देखें तो 1600 AD से 1765 AD तथा भाग दूसरा 1757 से 1857 AD के बीच में। सबसे पहले भाग को पर नज़र दौड़ाए तो पाएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह शासन कर रही थी भारत में। भारत ने इनको सहयोग भी दिया, भारतीयों ने नहीं, लेकिन सहयोग भी दिया। भारतीयों ने कभी नहीं सोचा था कि इनका व्यापार राजनीतिक सत्ता का आधार बन जाएगा, यानी कि ये व्यापार करते करते ये राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य व्यापारियों से भारत का निर्यात बढ़ गया था, इसलिए भारतीयों का समर्थन इनको मिला था। निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इस कारण से वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा। दस्तकार, कलाकार, उत्पादक की आय बढ़ रही थी। इससे उस समय के जो भी शासक थे ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग करते रहे हैं। लेकिन भाग दूसरे में स्थितियाँ बदली हुई नजर आएंगी। ये व्यापारी के साथ साथ शासक भी बन चुके थे। देखे थे कि बक्सर के युद्ध के बाद इनको दीवानी और राजनीतिक अधिकार दोनों मिल गए थे। इस वजह से ये धीरे धीरे पूरे भारत में शासक के रूप में और व्यापारी के रूप में फैल रहे थे। यहाँ से इनकी नीतियों में क्रूरता, व्यक्तिवादिता, स्वार्थपरता, जबरदस्त किस्म का शोषक चरित्र दिखाई देता है। देखेंगे कि धन, राजनीतिक सत्ता, नीतियाँ, सैन्य शक्तियाँ और राजस्व की वसूली में बेतहाशा वृद्धि होने लगी थी। 1757 AD से पहले भारतीय वस्त्रों का इंग्लैंड में बोलबाला था। ये इंग्लैंड के बेडरूम में घुस चुके थे भारतीय वस्त्र। ठीक है ना। लेकिन इसे इंग्लैंड ने अपने बाज़ार पर खतरा माना। भारतीय वस्त्रों को इंग्लैंड अपने बाज़ार पे खतरा माना और इन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया। इस वजह से क्या हुआ कि जो भारतीय वस्त्र थे इंग्लैंड में महंगे हो गए। इस वजह से कोई ख़रीदना नहीं चाहता था। और देखेंगे प्लास्टिक युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी शोषक बन गई थी। ठीक है ना, यानी कि 1757 के बाद से। और ये देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किस तरह से राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया, आइए हम देखते हैं। इन्हें कच्चा माल चाहिए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कच्चा माल चाहिए सस्ते कीमत पर, ताकि औद्योगिक क्रांति की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।
वस्त्र उद्योग इनके लिए चुनौती थी, इसलिए बुनकरों के ऊपर शर्तें लाद दी। जो भारत में वस्त्र उद्योग था बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था इंग्लैंड के लिए, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था। इसलिए बुनकरों के ऊपर शर्त लाद दी, आपके पास जो भी सामान है इस सामान को कम से कम कीमत पर बेचने के लिए इनको बाध्य किया गया बुनकरों को। दस्तकार श्रमिकों को श्रम करने की स्वतंत्रता नहीं रही, वे अपनी पसंद से कहीं भी जाकर मजदूरी करेंगे और किस वेतन पर काम करेंगे इसके लिए भी बाध्य किया गया कि आप यहाँ मजदूरी कीजिए और इतना ही वेतन में कीजिए, यानी कि अमानवीय तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। स्वतंत्रता का एक कुल मिला के कहें तो स्वतंत्रता का अपहरण किया गया, किडनैप किया गया। कंपनी के यहाँ काम करने एवं कंपनी द्वारा निर्धारित वेतन पर काम करेंगे, यानी कि कम मजदूरी पर काम करेंगे। भारतीय कारखानों के मालिकों को बाध्य किया गया कि आप अधिक मजदूरी नहीं देंगे। कंपनी ने कपास के बिक्री पर एकाधिकार कर लिया, क्योंकि इंग्लैंड में जो वस्त्र उद्योग था बहुत ही प्रमुख रूप से स्थापित हो रहा था। उसके बाद देखें कि मनमानी ढंग से दाम में वृद्धि कर बेचने लगे थे ये लोग। बुनकर महंगे कपास खरीद कर महंगे वस्त्र बनाने लगे, यानी कि क्या हुआ, कंपनी ने कपास की बिक्री पर एकाधिकार कर लिया और मनमाने ढंग से दाम में वृद्धि कर दिया। इस वजह से क्या हुआ कि जो भारतीय बुनकर थे वो अधिक दाम पर कपास को खरीदते और वस्त्र बनाते। इस वजह से क्या हुआ कि वस्त्र का मूल्य, भारतीय वस्त्र का मूल्य ज़्यादा होने लगा। इससे इंग्लैंड के वस्त्र आसानी से भारतीय वस्त्रों का मुकाबला कर सकी। सरकार भारतीय वस्तुओं का आयात जो इंग्लैंड में हो रही है उस पर कर लगाना शुरू कर दिया। इससे भारतीय वस्तुएं महंगी हो गई, हम ब्रिटेन का सामान सस्ता हो गया था। शुल्क लगाकर भारतीय वस्तुएं महंगी हो गई। 1850 AD तक आते आते भारतीय वस्तु का इंग्लैंड के बाज़ार में खात्मा सा हो गया था। तो इन्होंने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए इन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया था। इन आर्थिक नीतियों के प्रभाव को देखें तो भारत में व्यापार फैलने लगा, और भारत में जो व्यापार फैलने लगा, भारत में व्यापार फैलने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया इसको देखते हैं हम लोग। संचार के साधनों का विकास रहा, कैसे रहा इसको देखते हैं पहले। लॉर्ड डलहौजी ने संचार के साधनों के विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया था। इसको रेलवे के विस्तार से मोहब्बत थी। व्यापार के लिए ये कच्चा माल चाहिए, हमें इसको बंदरगाह तक ढोने के लिए सड़क और रेल चाहिए। ब्रिटेन से निर्मित माल को भारतीय बाजार अंदरूनी भाग तक पहुंचाने के लिए रेल का सहारा लिया गया। इसलिए देखें कि जहां जहां बहुत सारा कच्चा माल का क्षेत्र रहा वहां पर रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है। इसके लिए संचार के साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। प्रशासन की दृष्टि से भी संचार प्रमुख था, क्योंकि खासकर सेना के लिए भी, ताकि विद्रोह को दबाया जा सके। संचार के विकास का उद्देश्य भारत का आधुनिकीकरण के बजाय अंग्रेज अपने व्यापार, राजनीतिक एवं सैन्य हितों को पूर्ति करना चाहते थे। इसके बाद देखेंगे संचार के साधनों में नदियों में स्टीमर चलाया गया, यह संचार का सबसे सस्ता साधन था। सड़कों में सुधार किया गया, कलकत्ता से दिल्ली तक GT रोड बनाया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको बोलते हैं। रेलों का विकास 1830 से 1850 के बीच में हुआ, और सबसे पहली रेल बम्बई से थाने चली थी पहली बार। उसके बाद देखेंगे जो सड़क जो निर्माण था, जो रेल लाइन बिछाया गया वो प्राइवेट और प्लस सरकारी दोनों लोग मिलकर किए थे। सरकार ने 5% वार्षिक लाभ की दर से प्राइवेट कंपनियों को सुनिश्चित किया था। संचार के साधनों में देखें तो डाक प्रणाली की शुरुआत, डाक टिकट एवं तार व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन की शुरुआत हुई और यहीं पे बिछाई गई थी। ये दोनों व्यावसायिक केंद्र थे। टेलीग्राम सिस्टम का प्रारंभ किया गया था। इस संचार व्यवस्था के वजह से व्यापार में तीव्र गति से वृद्धि हुआ। अब देखते हैं कि इन आर्थिक नीतियों के वजह से भारतीयों पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। असमान प्रतियोगिता का हमें दिखाई देता, असमान प्रतियोगिता थी, क्योंकि भारतीय वस्तु पर बहुत ज़्यादा कर लाद दिया जाता था। इस वजह से भारतीय वस्तु महंगी हो जाती थी और इंग्लैंड की वस्तुएं सस्ती हो जाती थी। ठीक है ना। तो एक असमान प्रतियोगिता हमें दिखाई देता है, हेल्दी कंपटीशन दिखाई नहीं देता है। भारत कच्चे माल का निर्यातक बन चुका था, जिसके अंतर्गत कपास, जूट, रेशम, नील, चाय, तिलहन, गेहूं और चमड़ा का निर्यातक देश बन चुका था। और इन चीज़ों से बने निर्मित वस्तुओं का भारत उपभोक्ता भी बन गया था, कंज्यूमर भी बन गया था।
किसान बर्बाद हो गए थे क्योंकि किसान के बहुत ज़्यादा कर लाग दिया जाता था। आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे लगान पद्धति पर। किसान बर्बाद हो गए थे क्योंकि कृषि का व्यावसायीकरण होने लगा था। दस्तकार उद्योग खत्म हो गया था क्योंकि कपास पर मनमाने ढंग से अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ लगाई थी। लोग बुरी तरह से, इससे क्या हुआ कि बेरोजगार हो गए। किसानी और दस्तकारी में लगे लोग बेरोजगार होते चले गए। संपत्ति का प्रवाह ब्रिटेन की तरफ होने लगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। यानी संपत्ति का प्रवाह ब्रिटेन की तरफ होने लगा। 1758 से 1765 के बीच में 60 लाख पाउंड इंग्लैंड भेजा गया और 1765 से 1770 के बीच में 40 लाख पाउंड भेजा गया। तो ये देख लीजिए, मात्र 12 वर्षों में 100 लाख पाउंड इंग्लैंड भेजा गया था। तो देखिए कितनी निर्लज लूट हुई थी बंगाल में और भारत में। इसके बाद देखेंगे अंग्रेज और मुग़ल से तुलना करके, दोनों को अगर तुलना करें तो ये दोनों बाहर से आए हुए थे। मुग़ल यहीं बस गए, इस कारण से यहाँ की संपत्ति यहीं रह गई, किंतु अंग्रेज ये बाहर से आए थे लेकिन यहाँ ये नहीं बसे, इस कारण से भारतीय संपत्ति को लेकर इंग्लैंड चले गए। भारत की संपत्ति इंग्लैंड जाने लगा। भारत का धन का प्रवाह इंग्लैंड की तरफ होने लगा और सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश कंपनी की आर्थिक नीतियों के वजह से कच्चे माल का गरीब निर्यातक देश बनकर रह गया था। तो ये रहा कंपनी की शासन की आर्थिक नीतियाँ। कल हम लोग कंपनी के शासन की लगान पद्धति को देखेंगे, किसानी व्यवस्था को देखेंगे जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या कहलाती है, माहलवाड़ी व्यवस्था क्या कहलाती है, इन सब चीज़ों का डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।